अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट मनी एंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट मनी बाय प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। अगर उर्दू में कहा जाए तो एतबारी ज़र और तजारती बैंकों के अंदर एतबारी ज़र की तख्लीक का मरहला प्रोसेस यानी अमल। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि क्रेडिट मनी होती क्या है, एतबारी ज़र किसे कहा जाता है। क्रेडिट मनी इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ सम फ्यूचर ऑब्लिगेशन और क्लेम. Virtually any form of financial instrument that cannot or is not meant to be repaid immediately can be constructed as a form of credit money. अगर उर्दू में हम इसकी वजाहत करें तो एतबारी ज़र की वो किस्म होती है, पैसों की वो सूरत होती है जो कि एतबार या भरोसे की बिना पर इकॉनमी में गर्दिश करती है। इसके अंदर ये ऐसे लेन देन से मुतालिक होती है जिसके अंदर नकद अदायगी की बजाय मुस्तकबिल में रकम अदा करने का वादा किया गया हो। ये वादा ज़बानी भी हो सकता है, ये वादा तहरीरी सूरत में भी हो सकता है, यानी लिखा हुआ भी। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है एतबारी ज़र की इकॉनमी में गर्दिश करने का, ये एतबार या भरोसे की बिना पे होता है। मनी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ऑफ द इशूअर रादर देन ऑफ इट्स इंट्रिंसिक कमोडिटी वैल्यू। जो भी क्रेडिट मनी एक्सेप्ट की जाती है वो जो इशूअर है यानी जिसने जारी की है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर भरोसे की बिना पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो भी क्रेडिट मनी इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। और क्रेडिट मनी इज़ मनी दैट इज़ बैक्ड बाय अ प्रॉमिस टू पे मेड बाय समवन अदर दैन द स्टेट। और क्रेडिट मनी में एक वादा किया जाता है कि मुस्तकबिल में अदायगी की जाएगी जो भी रकम उसके ऊपर मैंशनड है। मसलन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स। अगर हम मिसाल ले लें क्रेडिट कार्ड लोन की, यानी क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है, प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट मनी है। इसके अंदर हम लोग बैंक से एक तरह से लोन ले रहे होते हैं, यानी हम वो परचेसेस कर रहे होते हैं, वो ख़रीदारी कर रहे होते हैं जिसकी अदायगी हम बाद में करेंगे। तो एक तरह से क्रेडिट मनी का जो पूरा अमल है ये नकद अदायगी की बजाय मुस्तकबिल में किसी भी वक्त अदायगी के ऊपर होता है। और ये इस बात पे एतबार किया जाता है चाहे इशूअर की तरफ से हो, लेकिन स्टेट इसके अंदर जैसे कि लास्ट पॉइंट में मेंशन होता है कि द पेमेंट हैज़ टू बी मेड बाय समवन रादर देन द स्टेट, यानी स्टेट नहीं होती बल्कि जैसे कि कमर्शियल बैंक्स को अदायगी करनी होगी। और जो भी पर्सन क्रेडिट मनी यूज़ कर रहा है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे, यानी वो ज़िम्मेदार होगा इसकी अदायगी करने का। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पे। ये जो एतबारी ज़र की तख्लीक होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर जो मनी सप्लाई है, ज़र की रसद है, वो अमूमन 3 जगहों से आ रही होती है। पूरे मुल्क के अंदर या तो करेंसी नोट्स इशू किए जा रहे होते हैं, वहाँ से ज़र की रसद यानी मनी सप्लाई आ रही होती है, या फिर सिक्के जो कि टकसाल की मदद से जारी किए जाते हैं, टकसाल के अंदर जारी किए जाते हैं। एक वो भी हमारे पास मनी सप्लाई की सूरत होती है, और तीसरी सूरत हमारे पास क्रेडिट मनी की होती है। और क्रेडिट मनी यानी एतबारी ज़र जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत या टकसाल नहीं जारी करता, बल्कि ये एक कलेक्टिव एफ़र्ट होती है कमर्शियल बैंक्स की। और इस कलेक्टिव एफ़र्ट के नतीजे में क्रेडिट क्रिएशन होती है, यानी एतबारी ज़र की तख्लीक होती है, और जो कि इकॉनमी में गर्दिश करता है। अब इसके ऊपर चलते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। क्रेडिट क्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल यूजेस ऑफ करंट डिपॉजिट्स, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बैंकों के अंदर जितने भी करंट डिपॉजिट्स, करंट सेविंग्स यानी पड़ी होती हैं, उर्दू में कहें तो जो अमानतें पड़ी होती हैं, उनका मल्टीपल यूज़ हो रहा होता है, यानी कि एक से ज़्यादा जगहों पे वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। और उस पूरे प्रोसेस को अगर हम इकट्ठा अगर बताना चाहें तो ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होगा। Banks keep a small portion of deposits as a cash reserve ratio and advances a major portion to the borrowers. बैंक्स क्या करते हैं कि उनके पास जब भी कोई, क्योंकि बैंक्स के 2 ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये हैं कि वो सेविंग्स करते हैं, जो लोगों की सेविंग्स होती हैं उन्हें अपने पास रखते हैं, और उसके बाद उन्हीं सेविंग्स में से वो आगे से लोन्स एडवांसेस करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो जब लोग उनके पास सेविंग्स जमा करवाते हैं, अपनी डिपॉज़िट करवाते हैं, तो उस डिपॉज़िट का एक छोटा सा पोर्शन रख लेते हैं अपने पास कैश रिज़र्व रेशो के नाम से, उर्दू में कहें तो ज़र नकद के तनासुब के अतबार से, जो कि उन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट किया होता है कि आपने इतनी परसेंटेज रखनी है। और बाकी जो मेजर पोर्शन होता है उस सेविंग का वो आगे वो बोरोवर्स को दे देते हैं, यानी कर्जदारों को दे देते हैं लोन के तौर पे।
तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये एक टूल है जिसके ज़रिए जो तजारत जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या फिर किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो मुल्क के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को यूज़ भी करता है। लास्टली, स्टेट बैंक यूजेस कैश रिजर्व रेशो एज अ टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर कैश रिजर्व रेशो को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, कम किया जाए, कितनी क्रेडिट मनी इशू होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं कैश रिजर्व रेशो की मदद से। आगे जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो सबसे पहले एक शख्स है जो कि बैंक में सेविंग्स या डिपॉजिट्स लेके आता है। बैंक जो है वो सेविंग या डिपॉजिट में से कुछ अमाउंट कैश रिजर्व रेशो के तौर पे रखता है और बाकी अमाउंट जो है वो लोन के तौर पे सेकंड पर्सन को एडवांस कर देता है, उसको दे देता है। इसकी जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ए पर्सन डिपॉजिट्स ₹1000 कैश इन बैंक। यानी कोई शख्स ए है जो कि 1000 रुपया बैंक में कैश में जमा करवाता है, सेविंग के तौर पे डिपॉजिट करवाता है। As a result, deposits of Bank 1 increased by 1000 and cash also increased by 1000। तो जो बैंक 1 है, पहला बैंक है, उसमें जब 1000 रुपया जाएगा सेविंग के तौर पे तो उस बैंक का कैश भी बढ़ गया और डिपॉजिट भी बढ़ गया 1000 रुपये से। ये दोनों एक, यानी कैश भी उसका प्लस हो गया, डिपॉजिट भी उसके पास आ गया। तो जो सेंट्रल बैंक है, हम पाकिस्तान के एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर हम मान लें कि कैश रिजर्व रेशो यानी ज़र नकद का तनासुब 20% पे फिक्स है, तो बैंक 1 क्या करेगा कि वो 1000 रुपया जो जमा करवाया गया है उसका 20% कैलकुलेट करेगा। वो 20% जो है वो उसे कैश रिजर्व के तौर पर रखेगा और बाकी की जो अमाउंट है 800 वो लोन के तौर पर सेकेंड पर्सन को दे दी जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारे पास डिपॉजिटर है, ये अमाउंट 1000 रुपीज़ जो है वो बैंक में जाके जमा करवाता है। बैंक कैश रिजर्व के तौर पे 200 अपने पास रखता है और रिमेनिंग अमाउंट 800 जो है वो सेकंड पर्सन बी को दे दी जाती है। अब इस पूरे अमल को हम एक टेबल की सूरत में शो कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे बैलेंस शीट ऑफ बैंक 1। तो ये पहला जो बैंक है ये उसकी बैलेंस शीट है। अच्छा, बैंक 1 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले बता दिया क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है ये बहुत सारे बैंक्स की एक मल्टीपल कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो इसमें अब हुआ क्या है, ये बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आया है 1000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके अंदर से बैंक ने कैश रिजर्व रखा है 200 और बाकी लोन जारी कर दिया 800। तो एट द एंड ऑफ द डे टोटल अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट के तौर पे आई वो थी 1000 और बैंक के पास जो ज़र नकद और जारीशुदा कर्जा था उसकी भी कुल अमाउंट रही 1000। अब हम चलते हैं बैंक 2 पे। अब देखिए बैंक 2 के क्यों जिक्र हो रहा है। अब ये जो 800 रुपीज़ किसी भी बोरोवर को दिया गया, कर्जदार को दिया गया सेकंड पर्सन को, दूसरे शख्स को, वो किसी ना उसने यहाँ तो ये कर्ज़ा लिया होगा अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए, या हो सकता है अपना किसी और को कर्ज़ा अदा करने के लिए, या किसी भी काम के लिए लिया है। तो होगा ये कि जो 800 रुपया ये किसी न किसी मीन से दोबारा से मुल्क के किसी न किसी बैंक में पहुँच जाएगा। तो अब जो सेकंड बैंक में जाएगा वो जो हमारे पास नई इमानत या नया डिपॉजिट आएगा वो होगा ₹800 का, ठीक है। और 800 के ऊपर हम 20% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कैश रिजर्व रेशो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 20% मुकर्रर की है, ठीक है। तो हमारे पास कैश रिजर्व रेशो हो जाएगी 800 के ऊपर अगर आप 20% कैलकुलेट करें तो ये बनता है 160 रुपये। ये 160 रुपये बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे। 800 में से 160 को माइनस करें तो 640 बचते हैं और ये 640 रुपये दोबारा आगे कर्जे में जारी कर दिए जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास नई अमानत जो टोटल अमाउंट है वो 800 थी और अगर हम ज़र नकद और लोन को कैलकुलेट करें बैलेंस शीट की दूसरी तरफ एसेट्स में तो ये भी हमारे पास 800 हो जाती है। अब ये जो बैंकों का दोनों का जो अमल था और इसके बाद ये प्रोसेस जारी रहता है, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बैंक्स होते हैं तो ये प्रोसेस जारी रहता है। कब तक जारी रहता है? मिसाल के तौर पर इस तमाम बैंक्स का जो अमल है इसको हम इकट्ठा कर एक टेबल की सूरत में ज़ाहिर करना चाहें। सबसे पहले हमारे पास राउंड 1 है जिसमें पर्सन ए ने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए। कैश रिजर्व रेशो हमारे पास फिक्स 20% अगर 1000 रुपये का कैलकुलेट करें तो ये बनता है 200 रुपीज़ और 200 रुपीज़ ज़र नकद के तौर पे पहले बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे। बाकी के 800 रुपये आगे नए यहाँ पे लिखे नया कर्ज़ा, यानी नया कर्ज़ा होगा या ये नया एतबारी ज़र जो है वो तख्लीक हो गया। उसके बाद ये 800 रुपया दोबारा से किसी दूसरे बैंक में जाएगा या पर्सन बी किसी न किसी तरीके से बैंक में जमा करवा देगा। तो पर्सन बी के पास जमा करवाने के बाद हमारे पास ये हमारे पास उसके बाद नई अमानत आएगी 800 रुपीज़, यानी सेकंड जो हमारे पास
बैंक में पैसे जमा होंगे, 800 हमारा नया डिपॉज़िट आ गया। उसके ऊपर अब जब बैंक बी जो है, सेकंड बैंक जो है, वो 20% कैलकुलेट करेगा तो ये अमाउंट हमारे पास होगी तकरीबन 160 रुपये। आपने 800 का 20% लेना है तो ये बनता है 160 रुपये। 160 रुपये बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे और बाकी जो रकम है जो कि तकरीबन बचती है 640 रुपये, ये नए कर्ज़े के तौर पे जारी हो जाएंगे। यानी पहले राउंड में 800 रुपये का एतबारी ज़र तख्लीक हुआ, दूसरे राउंड में 640 रुपये का एतबारी ज़र तख्लीक हुआ। अब ये जो 640 रुपये हैं, ये चूँकि नया कर्ज़ा है और ये किसी तीसरे शख्स को जारी कर दिया जाएगा और तीसरा शख्स के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से ये मुल्क के थर्ड बैंक में पहुँच जाएगा नई अमानत के तौर पर। पर्सन सी जो है वो 640 रुपीज़ बैंक में जमा करवाएगा। उसका 20% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बनता है 128 रुपये। और अगर 128 रुपये को हम 640 में से माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है 512 रुपये। अब ये 512 रुपये तीसरी दफ़ा ये हमारे पास नया कर्ज़ा जनरेट हो गया है। और अब हम राउंड 4 पे चलते हैं जहाँ पे 512 रुपये, यानी कि आप देख रहे हैं ये जो नया कर्ज़ा है वो दोबारा नई अमानत के तौर पे आता जा रहा है। 512 रुपये राउंड 4 में नई अमानत आ जाएगा। इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 120 रुपये। और हमारे पास जो 120 को अगर 512 में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट रह जाती है वो तकरीबन है 409 रुपये। 409 रुपये दोबारा से कर्ज़े में डाले जाएंगे और दोबारा से 409 के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें 20% तो ये हमारे पास अमाउंट आती है तकरीबन 81 रुपीज़, 81.90 रुपीज़। और अगर 81.90 को ये 409 में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह जाती है 327.60 रुपीज़। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारे पास एतबारी ज़र की तख्लीक जो हो रही है वो और हमारे पास जो इनिशियल यानी प्राइमरी डिपॉज़िट था वो आपस में बराबर ना हो जाए। हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। ये आगे मैंने एक डॉटेड लाइन से शो कर दिया कि प्रोसेस कंटिन्यू है और इस तरीके से ये जारी रहेगा, ठीक है। और आपने ये प्रोसेस तब तक जारी रखना है, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ, जब तक कि आपका जो ज़र नकद है आप जब इसका टोटल करें, ये पूरी जो अमाउंट है यहाँ पे 200, 160, 128, ये सब जो अमाउंट है ये जो इनिशियल अमाउंट थी 1000 इसके बराबर ना हो जाए। हम देख लेते हैं 200 और 160 यानी 360, फिर मज़ीद 128 ऐड कर दें तो तकरीबन 488 रुपये और मज़ीद 120 ऐड कर दें तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ तक कि ये 1000 रुपये के बराबर हो जाए वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद हम इनका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम इनका टोटल कैलकुलेट करें तो हमारे पास तकरीबन आता है यहाँ पे अमाउंट 5000 रुपीज़। ये तो वैसे ही रहेगा। ज़र नकद हमने तब तक करना है, मैंने आपको बताया, जब तक कि इसका टोटल अमाउंट 1000 के बराबर ना हो जाए। और उसके बाद हमारे पास है अमाउंट 4000 रुपीज़ जो कि नया कर्ज़ा तख्लीक हुआ है। अब इसके अंदर देखें, हमने जो अपना पूरा ये एतबारी ज़र का प्रोसेस शुरू किया था वो शुरू हुआ था 1000 रुपये में से, लेकिन जब ये तमाम मुश्तरका बैंकों की कोशिश के बाद जो हमारे पास नया एतबारी ज़र तख्लीक हुआ है उसमें 1000 रुपया तो ज़र नकद के तौर पे बैंक्स में सेव है और 4000 रुपया नए कर्ज़े के तौर पे जारी हो सका है। तो हम इन सबको जब टोटल करते हैं तो ये बनता है 5000, यानी 1000 रुपीज़ से जो नया ज़र जनरेट हुआ है वो है टोटल 5000 रुपीज़। अब हम आगे चलते हैं। इस पूरे अमल का एक फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट किया जा सकता है और ये फार्मूला उर्दू और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। क्रेडिट क्रिएशन का फार्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। प्राइमरी डिपॉजिट जो कि सबसे पहला डिपॉजिटेड अमाउंट थी, ठीक है, वो थी 1000 रुपीज़ और उसको अगर हम डिवाइड कर दें 20% से तो 20% परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 20 यहाँ पर रहेगा और जो डिवाइडेड बाई 100 था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा और हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन का आंसर आता है 5000, यानी 5000 रुपीज़ नया ज़र जनरेट होगा 1000 रुपये में से। यही अमल हमने उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया। एतबारी ज़र की तख्लीक इज़ इक्वल टू नई अमानत, यानी कि जो भी सबसे पहली अमानत थी 1000 डिवाइडेड बाई ज़र नकद का तनासुब जो होता है 20%। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 20 इधर रहा, उसके बाद हमने 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो 5000 रुपीज़ इज़ द टोटल क्रेडिट मनी दैट इज़ जनरेटेड एट द एंड ऑफ द डे।
अब इस पूरे प्रोसेस की, ये जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हदूद हैं। सबसे पहला इसके अंदर हम आ जाते हैं डिमांड फॉर कैश मनी, यानी ज़र नकद की ज़रूरत, कैश मनी। यानी मतलब ये है कि अगर लोगों के पास डिमांड बढ़ जाती है कैश मनी की, लोग चाहते हैं वो कैश अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तो बैंक में वो जमा नहीं करवा पाएंगे। सेविंग्स अगर बैंक में जमा नहीं करवाएंगे तो बैंक आगे से लोन नहीं दे पाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर लोग बैंक में पैसे जमा नहीं करवाएंगे। तो अगर लोगों की डिमांड कम हो जाए, यानी वो कैश अपने पास नहीं रखना चाह रहे बल्कि वो सेव करना चाह रहे हैं, तो बैंक्स में सेविंग्स होंगी, डिपॉजिट्स होंगे, जिसके नतीजे में नया कर्जा जारी होगा और एतबाई ज़र जो है वो तख्लीक होगा। सेकेंड है स्केर्सिटी ऑफ गारंटीज़ या सिक्योरिटी, ज़मानतों की किल्लत या कमी। ज़मानतों की किल्लत या कमी इस तरह से है कि जब बैंक किसी सेविंग को अपने पास रखता है, उसमें से ज़रा नकद भी अपने कैलकुलेट करके रख लेता है, बाकी जो रकम नए कर्जे के तौर पे जारी करता है, लेकिन कर्ज़ा तो सिर्फ उसी को जारी किया जाएगा जो कि कर्ज़ा वापस करने की कोई गारंटी या ज़मानत देगा। चूँकि बहुत सारे लोग बाज़ों का ज़मानत नहीं दे पाते, गरीब होते हैं या कोई भी वजह की वजह से वो अगर नहीं दे पा रहे ज़मानत, तो बैंक उनको कर्ज़ा जारी नहीं करेगा। अगर कर्ज़े जारी नहीं होंगे तो एतबारी ज़र की तख्लीक का अमल भी रुक जाएगा। तो इस वजह से भी ये एतबारी ज़र का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन का शिकार हो सकता है। थर्ड जो है डिक्रीज़ नंबर ऑफ़ बोरोअर्स, यानी कर्ज़दारों की किल्लत। ये भी बड़ी आसान सी बात है कि अगर कर्ज़दार मौजूद होंगे तो एतबारी ज़र की ज़रूरत पड़ेगी और वो तख्लीक होगा। अगर कर्ज़दार होंगे नहीं तो जो एतबारी ज़र की तख्लीक का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर नया कर्ज़ा जारी हो रहा है, अब कर्ज़दार है ही नहीं तो नया कर्ज़ा किसे जारी किया जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे भी एतबारी ज़र की तख्लीक का प्रोसेस रुक जाता है। फोर्थ है हमारे पास पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक जो है वो भी अपनी पॉलिसी के ज़रिए कंट्रोल करता है एतबारी ज़र की तख्लीक को। मसलन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि मुल्क के अंदर महंगाई है और उसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़र की मिकदार को कंट्रोल करना है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, तो वो डायरेक्ट करेगा, हदायत देगा तिजारती बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को कि वो इस हद से ज़्यादा नहीं कर्ज़े जारी कर सकते, लिहाजा इससे भी ज़्यादा कर्ज़े जारी नहीं हो पाएंगे और एतबारी ज़र की तख्लीक का अमल जो नॉर्मल चल रहा होता है वो जो है स्लो डाउन का शिकार होगा या रुक जाएगा। पाँचवा है कैश रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट, यानी वही बात आ गई है ज़र नकद का तनासुब। जैसे हमने अपने एग्जांपल में 20% लिया, अगर हम 20% लेते हैं तो जो नया कर्जा जारी हुआ था वो था 800 रुपये का। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक इस कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है, यानी वो बैंकों से कहता है कि आपने 30% रखना है या 40% रखना है या 50% कैश रिजर्व रेशो रखना है, जो भी नई अमानत आएगी, नई सेविंग आएगी। तो अब अगर बैंक्स को 1000 रुपये का 50% रखना पड़ जाए तो 50% बनेगा 500 रुपया। तो 1000 में से 500 रुपया वो अपने पास रख रहे हैं एज ए कैश रिजर्व और सिर्फ 500 रुपया आगे कर्जे में जा रहा है, यानी पहले 800 रुपया जा रहा था, 500 रुपया नए कर्जे में जा रहा है, यानी कम पैसे जाएंगे आगे। तो इसकी वजह से भी आगे कम कर्जे जारी होंगे और आगे मुल्क के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी ये क्रेडिट मनी को कंट्रोल किया जाता है। सिक्स्थ है कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, ये भी बात हो चुकी है कि तमाम बैंक्स जो हैं ये इकट्ठे एफर्ट कर रहे होते हैं और ये अकेला बैंक तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी किसी अगले शख्स को कर्जा जारी किया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम लोगों के अकाउंट से एक ही बैंक में हो, बल्कि मुल्क में जितने भी बैंक्स होते हैं वो सब इस अमल में शरीक होते हैं। 7 पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ न्यू डिपॉजिट्स, ये भी बड़ी बेसिक सी बात है कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी सेविंग्स की या डिपॉजिट्स की, जितनी ज़्यादा मिकदार ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा नया कर्जा जारी होगा। अगर लोग बैंक में सेविंग नहीं करवाएंगे तो नया कर्जा तो जारी होने का सवाल नहीं पैदा होता। 8वां है इकनॉमिक कंडीशंस, यानी मुल्क के उतार चढ़ाव। अगर मुल्क के अंदर बुरे हालात चल रहे हैं, सर्द बाज़ारी है, कसाद बाज़ारी है, डिप्रेशन चल रहा है, तो इसकी वजह से मुआशी खुशहाली का अमल रुका हुआ है, तो एतबारी ज़र का जो अमल है वो तख्लीक का अमल है वो भी सुस्त पड़ जाएगा, यानी लोग बैंक में सेविंग नहीं करवा पाएंगे, नए लोग जो हैं वो कर्ज़े नहीं ले पाएंगे, तो इस वजह से भी ये अमल जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, हदूद थी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में जो कि हिंडर करती हैं, रुकावट डालती हैं एतबारी ज़र की तख्लीक के प्रोसेस के अंदर।